कल्पना कीजिए एक बेहद खूबसूरत तटीय शहर की, एक ऐसी जगह जहां मानो वक्त थम सा गया हो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, समंदर की ठंडी हवाएं बह रही हैं और रातें बिल्कुल शांत हैं। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज दफन है जिसे 15 सालों से छुपा कर रखा गया है। और उस राज को बाहर आने से रोकने के लिए एक परिवार कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या होता है जब एक बेहद जीनियस इंसान, एक ऐसा प्रोफेसर जो सिर्फ लॉजिक, फिजिक्स और सबूतों पर विश्वास करता है, उसे एक ऐसा केस सुलझाना पड़े जहां सबसे मुश्किल उलझन इंसान के जज्बात हो। आज हम कीगो हिगाशिनो की लिखी गई अब तक की सबसे इमोशनल और दिमाग घुमा देने वाली मिस्ट्री पर बात करने वाले हैं, ए मिडसमर्स इक्वेशन। यह कहानी है एक दर्दनाक मौत की, एक बंद कमरे में हुए नामुमकिन कत्ल की और एक ऐसे जीनियस की जिसे सच सामने लाने और एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने के बीच किसी एक को चुनना है। हमारी कहानी शुरू होती है हरी कोव शहर की तरफ जा रही एक ट्रेन से। इस ट्रेन में 5वीं क्लास का एक बच्चा बैठा है जिसका नाम है क्योही। उसके माता पिता टोक्यो में काम करते हैं, इसलिए उन्होंने उसे गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए उसके अंकल आंटी के पास भेज दिया है, जो समंदर किनारे ग्रीन रॉक इन नाम का एक छोटा सा होटल चलाते हैं। क्योहेई उदास है, अकेला है और उसे अंदाजा भी नहीं है कि यह गर्मियां उसकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। इसी ट्रेन में एक और शख्स सफर कर रहा है, मनाबू युकावा। अगर आप जापानी मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ते हैं तो आप मनाबू युकावा को जानते होंगे। वो टोक्यो यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का एक सनकी लेकिन बेहद जीनियस प्रोफेसर है। पुलिस वाले उसे डिटेक्टिव गैलीलियो कहते हैं क्योंकि वो साइंस का इस्तेमाल करके नामुमकिन केस सुलझा देता है। युकावा बेहद लॉजिकल है और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे बच्चों से सख्त नफरत है। उसके लिए बच्चे इलॉजिकल होते हैं। लेकिन इसी ट्रेन में युकावा और क्योही की मुलाकात होती है। दोनों हरिको स्टेशन पर उतरते हैं। युकावा यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि एक साइंटिफिक कंसल्टेंट के तौर पर आया है, समंदर के नीचे एक एनर्जी प्रोजेक्ट पर। और किस्मत देखिए, युकावा भी उसी ग्रीन रॉक इन होटल में रुकने वाला है जहां क्योही के अंकल आंटी रहते हैं। उस रात होटल में सब कुछ शांत रहता है, लेकिन अगली सुबह यह शांति हमेशा के लिए छिन जाने वाली है। युकावा के आने के अगले ही दिन सुबह सुबह हरिको की चट्टानों के नीचे एक लाश मिलती है। यह लाश उसी ग्रीन रॉक इन होटल में रुके एक और मेहमान की थी, मसात्सुगु त्सुकाहारा। लोकल पुलिस पहली नजर में यही समझती है कि त्सुकाहारा रात में अकेले टहलने निकले होंगे। अंधेरे में उनका पैर फिसला और वो चट्टानों से नीचे गिरकर मर गए। बात खत्म, केस बंद। एक दुखद हादसा। लेकिन रुकिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें जो लिखा है वो पुलिस के पैरों तले जमीन खींच लेता है। त्सुकाहारा की मौत चट्टान से गिरने से नहीं हुई थी। उनके शरीर पर जरूर चोटें थी, हड्डियां टूटी थी, लेकिन ये सब मौत के बाद हुआ था। मतलब वो नीचे गिरने से पहले ही मर चुके थे। और मौत की असली वजह थी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, यानी लाश को वहां फेंका गया था। ये हादसा नहीं था, ये कत्ल था। अब दूसरा झटका, टोक्यो पुलिस इस केस में दखल देती है और उनके आने की वजह बेहद अहम है। त्सुकाहारा कोई आम टूरिस्ट नहीं थे, वो टोक्यो पुलिस के एक रिटायर्ड होमसाइड डिटेक्टिव थे, यानी मर्डर केस सुलझाने में माहिर। अपने जमाने के सबसे तेज जासूसों में उनका नाम था। एक ऐसा इंसान जिसने कभी कोई केस अधूरा नहीं छोड़ा। तो सवाल यह उठता है कि एक रिटायर्ड होमसाइड डिटेक्टिव इस छोटे से तटीय शहर में क्या कर रहा था। वो किसी रिश्तेदार से मिलने नहीं आया था, कोई छुट्टी मनाने नहीं आया था। वो यहाँ आया था किसी मकसद से, किसी पुराने राज को खोदने। इधर प्रोफेसर युकावा का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वो पूरे केस को एक फिजिक्स प्रॉब्लम की तरह देखता है। खुली हवा में, समंदर के किनारे, चट्टानों के ऊपर कोई भी इंसान कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं मर सकता। यह गैस तभी जानलेवा बनती है जब कोई बंद जगह हो, जहां हवा का आना जाना बंद हो। मतलब त्सुकाहारा का कत्ल खुले में नहीं बल्कि एक बंद कमरे में हुआ, होटल के उसी कमरे में जहां वो सो रहे थे।
लेकिन यहीं असली पहेली शुरू होती है। वो होटल लकड़ी का बना पुराना ढांचा था। दरवाजों के नीचे से, खिड़कियों की दरारों से, दीवारों की झिर्रियों से हवा आती जाती रहती थी। अगर उस एक कमरे में इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड भरी जाए कि एक इंसान मर जाए, तो वो गैस धीरे धीरे पूरे होटल में फैलेगी, बाकी कमरों में भी जाएगी। लेकिन उस रात युकावा, क्योहेई, होटल का मालिक परिवार और बाकी सभी मेहमान सब चैन की नींद सोए। किसी को कुछ नहीं हुआ। तो वो गैस सिर्फ एक कमरे में कैसे रही? यह एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री बन चुका था। एक ऐसा नामुमकिन कत्ल जो हुआ तो जरूर, लेकिन हो नहीं सकता था। पुलिस के डिटेक्टिव कुसानागी, जो युकावा का पुराना दोस्त भी है, उससे मदद मांगता है और युकावा एक बात नोट करता है जो बाकी सबकी नजर से छूट गई थी। होटल के बॉयलर रूम में एक पुरानी हीटिंग सिस्टम है। वो सिस्टम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, लेकिन एक चिमनी के जरिए उसे बाहर निकालती है। सामान्य स्थिति में यह गैस सीधे आसमान में चली जाती है, कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर वो चिमनी बंद हो जाए, युकावा की आंखें तेज हो जाती है। वो जानता है कि जवाब मिलने वाला है, लेकिन अभी नहीं। पहले उसे उस पुरानी कहानी को समझना होगा जो 15 साल पहले इस शहर में दफन हुई थी। जैसे जैसे पुलिस अपनी तफ्तीश तेज करती है, कहानी का फोकस मर्डर से हटकर प्रोफेसर युकावा और उस छोटे बच्चे क्योहेई के रिश्ते पर आ जाता है। क्योहेई बोर हो रहा है। वो समंदर के अंदर मूंगे की चट्टानें देखना चाहता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता। युकावा, जो बच्चों से नफरत करता था, उसे इस बच्चे पर तरस आ जाता है और वो क्योहेई की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन अपने अंदाज में, साइंस के जरिए। युकावा और क्योहेई मिलकर एक वाटर रॉकेट बनाते हैं। युकावा उस रॉकेट में क्योहेई का मोबाइल फोन लगा देता है। वो रॉकेट को समंदर के पास हवा में लॉन्च करते हैं और फोन का कैमरा आसमान से सीधे पानी के अंदर गोता लगाता है, जिससे कोरल रीफ का बेहद शानदार वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। जब क्योहेई वो वीडियो देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। युकावा उसे एक बेहद गहरी बात सिखाता है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे सोच विचार से सुलझाया ना जा सके, बस तुम्हें चीजों को ध्यान से देखना होगा। यह बहुत ही प्यारा पल है। लेकिन एक तरफ युकावा इस बच्चे को साइंस की खूबसूरती सिखा रहा है और दूसरी तरफ उसका तेज दिमाग इस नामुमकिन कत्ल की गुत्थी को सुलझा चुका है, और जो सच सामने आने वाला है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चलिए 15 साल पीछे चलते हैं। उस वक्त हरिको एक छोटा शांत शहर था। यहाँ रहते थे दो लोग जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। एक था सेम्बा, एक मेहनती, ईमानदार इंसान, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज्यादा पैसे वाला नहीं, लेकिन दिल से बिल्कुल साफ। और दूसरी थी वो औरत जिसे सेम्बा चाहता था। उन दोनों का एक रिश्ता था, एक नाजायज रिश्ता जो समाज की नजरों से छुपा कर रखा गया था। और उस रिश्ते की निशानी थी एक बच्ची, नरुमी। लेकिन उस औरत की जिंदगी में पहले से एक और इंसान था, शिगेहिरो, एक जिम्मेदार समझदार आदमी जो उस औरत से शादी करना चाहता था और नरुमी को अपनी बेटी की तरह पालने को तैयार था। फिर एक रात एक कत्ल हुआ। शहर में एक औरत की लाश मिली। पुलिस तफ्तीश में संदेह की उंगली उठी सेम्बा की तरफ। सबूत भी उसके खिलाफ गए। मुकदमा चला और सेम्बा को उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, और यह मोड़ इस पूरी कहानी की जान है। सेम्बा ने वो कत्ल नहीं किया था, तो उसने अपना गुनाह क्यों कबूल किया? 15 साल पहले जिस औरत का कत्ल हुआ था, वो नरुमी की माँ को ब्लैकमेल कर रही थी। अपनी माँ को उस ब्लैकमेलर से बचाने के लिए वो कत्ल खुद नरुमी ने किया था, जो उस वक्त सिर्फ एक छोटी बच्ची थी। सेम्बा को जब पता चला कि उसकी अपनी बेटी के हाथों खून हो गया है, तो एक पिता होने के नाते उसने सारे सबूत मिटाए, मर्डर वेपन पर अपने निशान लगाए और पुलिस के सामने झूठा सरेंडर कर दिया। उसने एक बच्ची के भविष्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कुर्बान कर दी, ताकि नरुमी को कभी पता ही न चले कि वो एक कातिल है। अब समय आगे बढ़ता है। 15 साल बाद सेम्बा जेल से रिहा हो चुका है, लेकिन कैंसर की वजह से मरने की कगार पर है। जिंदगी के आखिरी दिनों में उसने एक बात चाही कि कम से कम जाने से पहले वो अपनी बेटी नरुमी को एक बार देख सके, बस एक बार। और यहीं दाखिल होते हैं
रिटायर्ड डिटेक्टिव त्सुकाहारा। त्सुकाहारा वो शख्स था जिसने 15 साल पहले यह केस सुलझाया था और सेम्बा को सजा दिलाई थी, लेकिन वो हमेशा बेचैन रहा। उसे कभी पूरा यकीन नहीं हुआ कि सेम्बा ही असली कातिल था। एक तजुर्बेकार जासूस की आंख कहती थी कुछ गड़बड़ है। जब सेम्बा की रिहाई की खबर मिली, जब पता चला कि वो मरने वाला है, तो त्सुकाहारा से रहा नहीं गया। वो हरिको आया, सिर्फ इसलिए कि नरुमी के परिवार को खबर दे सके, ताकि शायद सेम्बा अपनी बेटी से मिल सके। मरने से पहले उसके इरादे बुरे नहीं थे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन नरुमी के पालक पिता शिगेहिरो ने जब त्सुकाहारा को देखा तो उनके दिल में खौफ भर गया। शिगेहिरो के दिमाग में एक ही डर था, अगर त्सुकाहारा ने केस दोबारा खोला, अगर सच बाहर आया, अगर नरुमी को पता चला कि उसके असली पिता सेम्बा है, तो 15 साल से बनाई गई उनकी पूरी जिंदगी बिखर जाएगी। नरुमी की शादी, उसकी इज्जत, उसका भविष्य सब खतरे में पड़ जाएगा। और इसी खौफ में शिगेहिरो ने एक ऐसा फैसला किया जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। उसने त्सुकाहारा को मारने का फैसला किया। अब वापस आते हैं उस नामुमकिन सवाल पर। एक बंद लकड़ी के होटल में सिर्फ एक कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे भरी, बाकी सब सुरक्षित कैसे रहे? प्रोफेसर युकावा होटल के हर कोने को बारीकी से देखता है। वो बेसमेंट में जाता है, बॉयलर रूम में जाता है, पाइपों का नक्शा देखता है और फिर वो छत पर जाता है। युकावा को वहां एक चिमनी मिलती है। यह उस पुराने बॉयलर की चिमनी है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकालती है। और उस चिमनी के पास एक पुराने गत्ते का निशान, जैसे कुछ वहां रखा गया हो। युकावा वहीं बैठ जाता है, आंखें बंद करता है, दिमाग में पूरा नक्शा बनाता है। उस होटल का बॉयलर खराब था, थोड़ी ज्यादा गैस बनाता था, लेकिन चिमनी काम कर रही थी, इसलिए कोई खतरा नहीं था। अब अगर कोई छत पर जाकर उस चिमनी के मुंह को बंद कर दे तो गैस ऊपर नहीं जा पाएगी, वो वापस पाइपों में धकेली जाएगी। और होटल का डिजाइन ऐसा था कि वो पाइप सीधा उस एक कमरे के फर्श के नीचे से गुजरता था जहां त्सुकाहारा सो रहे थे। फर्श की पुरानी लकड़ी में दरारें थी, गैस उन्हीं दरारों से धीरे धीरे रिसती रही। सोते हुए आदमी को कुछ पता नहीं चला और कुछ घंटों में त्सुकाहारा की मौत हो गई। बाकी कमरों तक गैस पहुंची ही नहीं, क्योंकि पाइप सिर्फ उसी एक कमरे के नीचे से था। ट्रिक बेहद चालाकी भरी थी, साइंटिफिक थी और लगभग परफेक्ट थी। लेकिन एक सवाल बचा था, यह काम किसने किया? शिगेहिरो। उनकी उम्र ज्यादा है, घुटनों में दर्द, वो आधी रात को उस फिसलने वाली पुरानी छत पर चढ़ नहीं सकते थे। तो फिर कत्ल वाली रात, देर रात, जब सब सो चुके थे, शिगेहिरो अपने 10 साल के भतीजे क्योहेई के कमरे में गए। उन्होंने उसे जगाया और बहुत प्यार से, बहुत सामान्य आवाज में कहा, बेटा, छत पर एक जगह है जहां से बारिश का पानी आता है, बस वहां यह गत्ता रख दो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्योहेई, जो सिर्फ अपने अंकल की मदद करना चाहता था, जो उनके घर का मेहमान था, जो एक अच्छा बच्चा बनना चाहता था, वो उठा, खिड़की से छत पर गया। उसने वो गत्ता उस जगह रख दिया जहां अंकल ने बताया था और आकर सो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो गत्ता किस चिमनी पर रखा गया था। उसे नहीं पता था कि वो बारिश से नहीं, बल्कि एक इंसान की जान से खेल रहा है। उस मासूम बच्चे को नहीं पता था कि अनजाने में वो खुद मर्डर वेपन बन चुका है। उसने एक इंसान की जान ले ली है। जब युकावा को यह सच पता चलता है तो वो अंदर से टूट जाता है। अगर युकावा यह सच पुलिस को बता दे तो बच्चे का नाम सामने आ जाएगा। भले ही क्योहेई बेगुनाह है, लेकिन यह जानकर कि उसी के हाथों एक इंसान का कत्ल हुआ है, उस बच्चे की पूरी जिंदगी, उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार डिटेक्टिव गैलीलियो, वो इंसान जिसके लिए साइंस और सच से बढ़कर कुछ नहीं था, झिझक जाता है। युकावा अंकल शिगेहिरो से अकेले में मिलता है। वो उसे साफ शब्दों में बताता है कि वो सब जानता है, हर ट्रिक, हर डिटेल, और फिर वो उसे एक रास्ता देता है, सरेंडर करो, खुद पुलिस के पास जाओ, लेकिन इस तरह जाओ कि क्योहेई का नाम कहीं ना आए। शिगेहिरो के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन क्योहेई बहुत होशियार बच्चा है। जब वो अपने अंकल को गिरफ्तार होते देखता है,
जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में सुनता है, जब वो चिमनी का जिक्र सुनता है, तो उसे वो गत्ते का टुकड़ा याद आने लगता है। वो रात याद आती है और धीरे धीरे वो खौफनाक सच उस छोटे से दिमाग में उतरने लगता है। किताब का आखिरी सीन सच में आपकी आंखों में आंसू ला देगा। क्योही स्टेशन पर अकेला खड़ा है। वो हरी को छोड़कर जा रहा है। उसके कंधों पर एक ऐसा भयानक बोझ है जिसे वो पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहा, लेकिन वो जानता है कि उसने कुछ बहुत बुरा किया है। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल है और वो इस सच के साथ जीना सीख रहा है। तभी वहां प्रोफेसर युकावा आता है। युकावा उस बच्चे से झूठ नहीं बोलता। वो उससे एक बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक साइंटिस्ट की तरह बात करता है। वो क्योहेई से कहता है कि जिंदगी में ऐसे कई सवाल आएंगे जिनके जवाब बहुत दर्दनाक होंगे, लेकिन जब तक तुम सोचना और जवाब खोजना बंद नहीं करते, तुम हर मुश्किल पार कर सकते हो। युकावा उससे कहता है, तुम अकेले नहीं हो, हम दोनों मिलकर इसका जवाब खोजेंगे, और जब तक तुम्हें जवाब नहीं मिल जाता, मैं यह बोझ उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मिडसमर्स इक्वेशन मिस्ट्री जॉनर की एक मास्टरपीस है। आमतौर पर जासूस का काम सच बाहर लाना होता है, लेकिन यह कहानी पूछती है, क्या हो अगर सच ही एक हथियार बन जाए? क्या हो अगर सच किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दे? मनाबू युकावा ने एक बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए अपने खुद के उसूलों की बलि चढ़ा दी, और सेम्बा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की बलि चढ़ा दी। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, यह इंसानी जज्बातों का एक समीकरण था, जिसमें हर इंसान ने किसी न किसी को बचाने की कोशिश की। अगर आप युकावा की जगह होते, तो क्या आप पुलिस को पूरा सच बता देते? चाहे उस बच्चे की जिंदगी पर जो भी असर पड़ता, यह सोचने वाली बात है।